आज क्या वजह बनी कि रातों रात ये लोग जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे मजबूर हो गए? मैं समझता हूँ कि इनके ऊपर दबाव है, प्रेशर है, क्योंकि वहां जो कुछ किया, बदमाशी किया उन्होंने। क्योंकि जितने लोग छोड़ के जा चुके हैं या जिन्होंने छोड़ के जाना है या जो छोड़ के जाएंगे भी, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में कोई कमी नहीं आएगी। दौरान हमें मलिक तैमूर साहब ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है और सूबाई वजीर रह चुके हैं स्पोर्ट्स एंड कल्चर के। अस्सलाम वालेकुम तैमूर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी। तैमूर साहब, खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए टीम का ऐलान किया है, लेकिन हुकूमत की तरफ से बिल्कुल जवाब दे दिया गया। नवाज शरीफ ने पहले कहा कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, अब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, उनका भी ये बयान आ गया है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी जो ये सारी सूरत हाल है, जिस तरीके से हम एक वाज़े तौर पर देख रहे हैं कि क्रैकडाउन चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर 9 मई के वाक़यात, बदकिस्मत वाक़यात के बाद, तो आपके पास क्या पॉलिटिकल रास्ता है अब इस सारे मामले से अपनी सियासत को बचाने का, एज अ पार्टी सरवाइव करने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि सियासत में कोई भी चीज जो है वो डायलॉग्स के जरिए हल होती है और यहाँ पे सियासत बात ही टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात के जरिए, डायलॉग्स के जरिए चीजों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का है। और अगर आप डायलॉग्स नहीं करेंगे और बैठकर अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे तो मेरे ख्याल में कोई भी किसी किस्म का कोई हल निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जिस तरीके से इस वक्त हालात बने हुए हैं, इस वक्त जो मुल्क के अंदर एक क्याओस की सिचुएशन है और मैं समझता हूँ कि एक खौफ का, एक दहशत का माहौल बना हुआ है, तो ये जमहूरियत के लिए भी मुनासिब नहीं है, ये जमहूरी रवायात के लिए भी मुनासिब है। और मैं समझता हूँ कि अगर खान साहब ने इनिशिएटिव लिया है तो गवर्नमेंट की तरफ से भी इसका एक पॉजिटिव रिस्पांस आना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये सिर्फ पीटीआई के साथ मुज़ाकरात जा रही है, बल्कि एक जमहूरी रवायात को आगे लेकर चलने के लिए, एक जमहूरी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए इस वक्त तो तैमूर साहब, रिवायत ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं वो आते हैं, प्रेस क्लब की दरमियान वाली कुर्सी पर बैठते हैं और लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं। तो आपके ऊपर तो ऐसा कोई दबाव नहीं आ रहा? मेरा ख्याल है दबाव इतना आया है कि उनका। सॉरी, मुझे आपकी आप क्वेश्चन रिपीट करें तो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ तैमूर साहब, अपनी वीडियो ऑन कर लें, आप गायब हो गए हैं स्क्रीन से। जी जी। मुझे ये बताइए कि आजकल आप रिवायत की बात कर रहे हैं, रिवायत तो ये बनी हुई है कि कुछ हर रोज़ाना कुछ लीडर्स आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, प्रेस क्लब में बैठते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं। तो आपको नहीं किसी ने कहा कि आप भी कोई ऐसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है या प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है, हर पाकिस्तानी बाशऊर आदमी है, बेहतर तरीके से चीज़ों को समझता है। आप लोग एनालिस्ट हैं, आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं कि क्या वजह हुई कि 9 मई के वाक़यात के बाद ये कि एकदम से ये सिलसिला चल पड़ा। तो इससे पहले तक तो ये लोग लाइनों पे लगकर और ज़मान पार्क के बाहर टिकटों के असूल के लिए दिन रात बैठे रहते थे और खान साहब के दरवाजे से उठते नहीं थे। और आज क्या वजह बनी कि रातों रात ये लोग जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे मजबूर हो गए? मैं समझता हूँ कि इनके ऊपर दबाव है, प्रेशर है। कुछ लोग अपनी फैमिली से मजबूर हैं, कुछ लोग अपने ज़ाती मामलात से मजबूर हैं। मैं उनकी प्रेशर की बात नहीं करता, लेकिन ये चीज़ रोज़े रोशन की तरह यहाँ है और मेरे ख्याल में हम सबको इसके बारे में इदराक है कि क्या वजह बन रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही है। सही। तैमूर साहब, मैं आता हूँ आपके पास वापस। कामरान साहब, इस तमाम वक्त के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैंक कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई बड़ा फैसला आएगा, तहरीक इंसाफ को उस फैसले से रिलीफ मिल जाएगा। 14 मई को इलेक्शन होने थे, उस फैसले की हुक्म अदूली हो गई। जुमे के रोज, गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट पास हो गया है और उसके बाद जो इलेक्शंस केस के ऊपर नजर सानी दरख्वास्त थी इलेक्शन कमीशन की, वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो जाती है। अब इसका मतलब यह है कि ये जो 3 रुकनी बेंच है ये नहीं सुन पाएगा और अब एक लार्जर बेंच बनेगा पंजाब इलेक्शंस के हवाले से रिव्यू में। सही।
बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही होगा। और ये कि जिसने अभी तो ये इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी थी जो सुनी जा रही थी, अब हुकूमत पाकिस्तान जो है, यानी जो आपके चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, चाहे वो आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री है या डिफेंस मिनिस्ट्री है, हुकूमत पाकिस्तान भी इसमें बाकायदा तौर पर अपील दायर करेगी, क्योंकि अब वो अपील का हक जो है वो उनको मिल गया है। तो ये जो 60 दिन है, ये वाला 4 अप्रैल से अप्लाई होंगे या 29 मई से अप्लाई होंगे, जिस दिन ये बिल? नहीं जी, ये जिस दिन ये कानून बने उस कानून के अंदर लिखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा कि वो ये कहते हैं कि ये कानून जिस दिन प्रोमलगेट होगा उस दिन से ये 60 दिन जो हैं वो काउंट होंगे। यानी वो आज से, यानी अगर ये गुज़िश्ता रोज़ हुआ है या अगर ये इसका नोटिफिकेशन, तो गुज़िश्ता रोज़ से लेके साइन इसके ऊपर कहा है कि असद आरिफ अलवी ने जुमे के रोज कर दिए जी, थे, लेकिन नोटिफिकेशन सोमवार को हुआ जी, एग्जैक्टली। तो इसका मतलब यह है कि ये यानी गुज़िश्ता रोज़ से लेके 29 मई से लेके ऑनवर्ड 60 दिन का टाइम है। इसमें जितने भी, कोई कदगन नहीं है, यानी आज से पहले जिसको भी अज खुद नोटिस के तहत किसी उसके खिलाफ फैसला आया है या कोई 184(3) के तहत मफाद आमा का या इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का कोई केस था, उसमें अगर बुराह रास्त पटिशन आई थी और उसमें फैसला आया है तो वो अपनी अपील जो है वो वहाँ पर दायर कर सकता है। और वो अपील होगी एक किस्म की नज़रसानी अपील का उसे नाम दिया जा रहा है, लेकिन यह कि उसको ज़ाहिर अपील की सूरत में सुना जाएगा। और अपील में आपको पता है कि वो कहा जाता है कि जो पहला वाला फैसला है वो बिल्कुल गलत है, नए नकात के साथ जो है नए ग्राउंड्स भी लिए जा सकते हैं और उसमें नए नकात भी उठाए जा सकते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, इसके बाद एक बहस चल रही है, ये बिल आने के बाद वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब कहते हैं कि इसका तो फ़ायदा कोई नहीं है, ये पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं है, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन अपनी अपील जो है उनको करके उसके ऊपर फैसला आ चुका, लिहाजा उनको इस बिल का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसका एक काउंटर आर्गूमेंट है, वो ये कि एक फैसला और था जो साकिब निसार साहब ने 5 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया था कि ये जो नाअहली है ये 5 साल के लिए होगी या ताहयात, उसके ऊपर अपील का हक अभी बरकरार है और ये वहां से रिलीफ लेंगे। आपकी भी यही अंडरस्टैंडिंग है? ऐसा नहीं, पोजीशन ये नहीं है। पहले बात समझिएगा कि इस कानून का मकसद और इस टाइम पे आने का मकसद क्या है। इसका एक मकसद तो ये है कि जो पहला जो है ना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में पिटीशन चल रही है लार्जर बेंच के सामने, उसकी प्रोसीडिंग को फ्रस्ट्रेट करना है। पहले तो बदनीति ये समझ लीजिएगा, ये कंफ्यूज करने की कोशिश की है कि वहां अपील का था, यहाँ बात रिव्यू के स्कोप को एनलार्ज करने की बात है। लेकिन साथ साथ लार्जर बेंच बनाने का कॉन्सेप्ट कि लार्जर बेंच बनाया जाएगा, दूसरा लिमिटेशन 60 दिनों की कर दी है। तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों सवाल ऐसे हैं कि ये उसी से ओवरलैप करेंगे। मैं जो देख रहा हूं कि ये वाला मामला भी और मामला इकट्ठा सुना जाएगा। पहली बात तो ये आ जाती है। दूसरी बात है, इसका मकसद टोटल फोकस पंजाब असेंबली के इलेक्शन के लिए, उसका ये चाह ये रहे हैं कि जो 1 मार्च का फैसला है और जो 4 अप्रैल का फैसला है उसको नजरसानी किया है। कि उस पर नजरसानी क्या करनी है। मैं तो हैरान होता हूं कि क्या करना चाहते हैं। 90 दिन में इलेक्शन कराने से 90 दिन का एक्शन, लाहौर हाईकोर्ट का भी यही फैसला है, तो क्या नजरसानी करानी है। आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, अब वो तो प्रोसेस सारा गुजर चुका है। असल में उसमें हो रही है तौहीन। जो असल मकसद ये है कि इस फैसले का इंपैक्ट इस तरह खत्म करना चाहते हैं कि वो तौहीन अदालत में बच सके, क्योंकि वहां जो कुछ किया, बदमाशी किया उन्होंने, जिस तरह वजीर अपना सेक्रेटरी खजाना को इस्तेमाल किया, जिस तरह पार्लियामेंट में बैठ के रेजोल्यूशन, एक तरफ आप अरबों रुपया आप 100 अरब की रोटी पे उड़ा दिए, करप्शन के मार लगा दिया आपने एमएनए एमपीएस को पैसे फ्लडेड कर दिए, इतना कुछ दे दिया, और एक 21 अरब रुपया वो भी इलेक्शन कराने के लिए नहीं दी। कॉन्स्टिट्यूशनल डिविएशन है, वायलेशन है। तो ये उससे बचने के लिए एक कोशिश और काबिश है। अगली बात अगर आप आ जाए वायलेशन, और उसको तो देखें अजहर सिद्दीक साहब, वो वायलेशन वगैरह को तो आजकल कोई नहीं देख रहा ना। ये बताएं कि अब आपको ये लगता है कि ये मामला नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी अब आपको लगता है कि अगले 2 माह में होने वाली? नहीं, देखिए मैं बड़ा क्लियर हूं इस हवाले से। वो 2018 के अंदर नजरसानी भी खारिज हो चुकी है, लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन की। और एक मैं फर्क बता दूं आपको, आप लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन 62(1)(f) को लिमिट नहीं कर सकते। उसकी वजह ये 62(1)(f) ये क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है, ये अहलियत में आता है। 62(1)(f) क्वालिफिकेशन में है, डिस्क्वालिफिकेशन में आप ट्रिगरिंग इवेंट और मुद्दत डाल सकते हैं।
आप क्वालिफिकेशन में नहीं है, क्वालिफिकेशन है फॉर लाइफ टाइम। सही। ब्रेकिंग न्यूज आई है अजहर सिद्दीक साहब। अजहर सिद्दीक साहब, तैमूर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनके कॉलीग हैं राजा यासर हुमायूं, चकवाल से ताल्लुक है, हायर एजुकेशन के मिनिस्टर थे। जिस वक्त बुज़दार साहब को वज़ीर आला बनाया गया तो जो 2-3 नाम टॉप पर चल रहे थे उसमें राजा यासर हुमायूं का नाम था, और ये गालिबन राजा रियाज के भी रिश्तेदार हैं। वो छोड़ गए हैं, सियासत भी छोड़ गए हैं, तहरीक इंसाफ भी छोड़ गए हैं। जरा तैमूर साहब ये बताएं कि इस तरह आपकी पार्टी एक के बाद एक अगर रहनुमा चले जाएंगे, चेहरे चले जाएंगे, इलेक्टेबल्स चले जाएंगे, एज अ पॉलिटिकल पार्टी, खान साहब तो कहते हैं उनका वोट बैंक कम नहीं हुआ, लेकिन हमारे यहाँ बड़े बड़े सियासी खानदान, ये एक रियलिटी तो है पाकिस्तानी सियासत की, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा डेंट लगेगा। देखिए, मैं समझता हूं कि इस वक्त एक चीज हमें ज़हनी तौर पे तस्लीम कर लेनी चाहिए कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है वो किसी भी मेरे के जाने से, यासर हुमायूं के जाने से, या जो शख्सियात इस वक्त सियासत छोड़ गई हैं या पीटीआई छोड़ गई हैं, उनके जाने से ये वोट बैंक खत्म नहीं होगा। ये वोट बैंक इमरान खान का वोट बैंक है, ये नजरिए का वोट बैंक है, ये आम आदमी का वोट है। इसको अगर कोई खत्म कर सकता है तो वो खुद इमरान खान है। तो मैं समझता हूँ कि ये जितने लोग छोड़ के जा चुके हैं या जिन्होंने छोड़ के जाना है या जो छोड़ के जाएंगे भी, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में कोई कमी नहीं आएगी। हाँ, वोट बैंक तब कम होगा जब खुद इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ देंगे। तो बाकी शख्सियात मैटर नहीं करती। इमरान खान को क्रेडिट ये जाता है कि उन्होंने इस दफा वो तमाम लोग जो कि कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड पॉलिटिक्स करते थे, जो कि इलेक्टेबल्स थे, इमरान खान ने उनकी सियासत को खत्म करके नजरिए की सियासत को दुआम बख्शा, नजरिए की सियासत की बुनियाद डाली, और आज यही वजह है कि एक पॉपुलर वोट बैंक है जो इमरान खान कैश कर रहे हैं। तो बड़े बड़े नाम छोड़ गए हैं और बड़े बड़े नाम छोड़ने वाले हैं। एक बात, बल्कि 2 बातें बता दें मुझे। वज़ीर दिफा की बातों के बाद यहाँ पर कुछ दावे चल रहे हैं, बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो ये भी दावे कर रहे हैं कि खान साहब के ख़िलाफ़ कोई वादा माफ़ गवाह आ सकता है। आप लोगों को अंदाज़ा है पार्टी में कि कौन मुमकिन तौर पर कोई शख्स हो सकता है जो 9 मई के वाक़यात से खान साहब को लिंक करने के लिए वादा माफ़ गवाह बन सकता है? देखिए जी, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है या कोई इस किस्म की। देखिए, वादा माफ गवाह आप किस बुनियाद पे बनाना चाह रहे हैं कि आप ये साबित चाह रहे हैं कि वाकयात के पीछे जो है वो इमरान खान का हाथ था या इमरान खान ने उन वाकयात के लिए लोगों को उकसाया था। इमरान खान साहब खुद मजम्मत कर चुके हैं इस वाकयात की। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुन, तमाम पाकिस्तानी मजम्मत कर रहे हैं इन वाकयात की, कि जिसके अंदर हमारी असास अदारे के या हमारी जो अस्करी तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया गया था। कोई पाकिस्तानी इसकी हौसला अफजाई नहीं कर रहा। तो ये चीज आप ज़हन निकाल दें कि इसकी कोई प्लानिंग की या इसके लिए इमरान खान ने कोई साजिश रचाई थी। अगर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरफ आप जाएंगे तो फिर आपको इसके लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन कायम करने की जरूरत है। फिर तमाम वाकयात को आपको कड़ियां मिलाने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि ये वाकयात क्यों हुए, इसके पीछे क्या क्या वजूहात थी, लैक ऑफ सिक्योरिटी थी,